आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर 30 ऑफ सीपीसी जिसका टाइटल है सूड बाय और अगेंस्ट फर्म एंड पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस एंड नेम अदर देन देयर ओन। सो टोटल 2 सब्जेक्ट हैं जिसके मतलब ये ऑर्डर डील करता है। फर्स्ट सब्जेक्ट जो इस ऑर्डर का है वो ये है कि एक फर्म के अगेंस्ट दावा दायर किया भी जा सकता है और फर्म भी आपके अगेंस्ट दावा दायर कर सकती है। अब फर्म बेसिकली क्या होती है? फर्म बेसिकली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर चला रहे होते हैं फॉर बिज़नेस पर्पस। मतलब उनका ये पर्पस होता है कि इस फर्म से जो भी फ़ायदा होगा वो भी हम लोग ऐसा पार्टनर डिवाइड कर लेंगे और अगर कोई नुकसान होगा तो उसकी लायबिलिटी भी किस पर किस हद तक आएगी वो अपना डिसाइड कर लेते हैं। ये होती है फर्म। और फर्स्ट 9 रूल जो है इस ऑर्डर के वो इसी सब्जेक्ट से यानी जब दावा दायर करती है फर्म या उसके अगेंस्ट किया जाता है इस सब्जेक्ट से डील करती हैं। सेकंड सब्जेक्ट जो इस ऑर्डर में बात हुई है वो ये है कि एक पर्सन अपने नाम के अलावा किसी और बिज़नेस कर रहा है किसी और नेम के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट भी दावा दायर किया जा सकता है या वो भी कर सकता है। दूसरा सब्जेक्ट इससे डील करता है और लास्ट रूल जो सिंगल इसका रूल नंबर 10 जो है इस ऑर्डर का वो इस लास्ट सब्जेक्ट से डील करता है। सो अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि इस ऑर्डर में बेसिकली क्या बात की गई है। सो फर्स्ट रूल है स्विंग ऑफ पार्टनर नेम ऑफ फर्म। मतलब जो पार्टनर हैं वो फर्म के नेम पर उनके अगेंस्ट दावा किया भी जा सकता है और वो कर भी सकते हैं। ये रूल 1 इससे डील कर रहा है। सो इसके 2 सब रूल हैं। सब रूल 1 स्टेट दैट एनी 2 और मोर पर्सन क्लेमिंग और बीइंग लायबल एज अ पार्टनर एंड कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन पाकिस्तान मे sue or be sued in the name of firm if any of which such person were partner at the time of occurring of the cause of action। सो यहाँ पर सिंपल ये कह रहे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन हैं वो पाकिस्तान के अंदर कोई बिज़नेस कर रहे हैं अपनी फ़र्म के नाम पर। मतलब उनका कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसकी फ़र्म है, उनकी उसकी बेस पर वो कोई कारोबार वग़ैरह कर रहे हैं। अब उसी बिज़नेस से रिलेटेड उनका कोई क्लेम है और वो बिज़नेस वो कर रहे हैं पार्टनर कैपेसिटी में और अब उसी बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है उनका कोई क्लेम हो, तो वो लोग मिलकर दावा दायर कर सकते हैं और हो सकता है उसी बिज़नेस से रिलेटेड उनके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी हो, मतलब किसी और का उनके अगेंस्ट कोई एक्शन हो, तो उनके अगेंस्ट भी ऐसा पार्टनर कैपेसिटी के फर्म के नेम पर उनके अगेंस्ट दावा दायर किया जा सकता है। पर इस दावे को दायर करने और इनके अगेंस्ट होने के लिए कुछ एक कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है। वो ये है कि जिस टाइम काउज़ ऑफ एक्शन रेज़ हुआ ना, जिसकी बेस पर ये सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है या सूट डिफेंड हो रहा है, उस काउज़ ऑफ एक्शन के टाइम पे ये लोग पार्टनर ऑफ द फर्म ही थे। तभी ये लोग दावा दायर कर भी सकते हैं, तभी इनके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हो भी सकता है। एंड एनी पार्टी टू अ सूट में may in such a case apply to the court for a statement of a name and address of a person who were at the time occurring of a cause of action partner in such firm। इसी तरह कोई भी पार्टी ऑफ द सूट कोर्ट में ये दरख्वास्त दे सकती है कि कोर्ट उन्हें एक बाकायदा स्टेटमेंट बयान जारी करे जिसमें उन पर्सन का नेम और एड्रेस हो जो कि जिस टाइम कॉज ऑफ एक्शन रेज हुआ उस टाइम इस फर्म के पार्टनर थे। ये फर्निश की जाएगी, वेरीफ़ाई की जाएगी ये लिस्ट उसी तरह जो कि कोर्ट डायरेक्शन देगा, उस डायरेक्शन पे इस लिस्ट की फर्निशिंग और वेरिफ़िकेशन होगी। सब रूल 2 कहता है कि जब वेयर पर्सन स्यू और आर स्यूड एज़ अ पार्टनर इन द नेम ऑफ देयर फर्म अंडर सब रूल 1, इट शैल इन द केस ऑफ एनी प्लीडिंग और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय अंडर दिस कोड टू बी साइन्ड और वेरिफाइड और सर्टिफाइड बाय द प्लेंटिफ डिफेंडेंट सफिस इफ सच प्लीडिंग और अदर डॉक्यूमेंट इज साइन्ड, वेरिफाइड, सर्टिफाइड बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन। मतलब जब ये पर्सन को इनके फ़र्म के नाम पे, क्योंकि पार्टनर है जो उस फ़र्म के नाम पे ये दावा दायर कर रहे हैं नहीं या डिफेंड कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट किया जा रहा है, तो इस सिचुएशन के अंदर इस कोर्ट के अंदर जो भी अब उस केस के अंदर प्लीडिंग या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है ना, तो वो कोई प्लेंटिफ या डिफेंडेड अगर साइन इनमें से कोई एक भी कर दे, साइन कर दे, वेरीफाई कर दे, सर्टिफाई कर दे, तो वो सफिक्स यानी सफिशिएंट कंसीडर किया जाएगा। तमाम प्लीडिंग और डॉक्यूमेंट पे हर एक बंदे के साइन, हर एक पार्टनर के साइन होना रिक्वायरमेंट नहीं होगी। रूल 2 डिस्क्लोजर ऑफ पार्टनर नेम। टोटल 3 सब रूल हैं इसके। तो सब रूल 1 ये क्या कहता है, वो कह रहे हैं फिर सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय अ पार्टनर्स इन द नेम ऑफ देयर फर्म। मतलब कि दावा दायर किया है पार्टनर्स ने, पार्टनर ऑफ द फर्म ने, लेकिन किया अपनी फर्म के नाम पे है। मतलब उस सूट के अंदर प्लेंटिफ फर्म है, वो खुद नहीं है। द प्लेंटिफ और देयर प्लीडर shall on demand in writing by or on behalf of any defendant forward declare in writing the name and place of residence of all person constituting the firm on whose behalf the suit is instituted। तो अब उन्होंने दावा तो दायर कर दिया अपनी फर्म के नाम पे, फर्म के बिहाफ पे, तो वो कह रहे हैं उस टाइम जो प्लेंटिफ है मतलब जो पार्टनर्स हैं फर्म के और उनके वकील, उन्होंने दावा दायर किया है, उनसे अगर डिफेंडेंट के बिहाफ पे या डिफेंडेंट इन राइटिंग डिमांड कर लेता है कि अच्छा आपने जो सूट इंस्टीट्यूट किया है, आप तो 2-3 मेंबर्स हैं, आप बाकी जो मेंबर्स हैं ना, मेंबर्स ऑफ द फर्म, उनके नेम और प्लेस ऑफ रेजिडेंस काइंडली हमें प्रोवाइड कर दें।
जिससे आपकी फ़र्म कंस्टिट्यूट होती है, मतलब जितने पार्टनर्स मिलके फ़र्म बनाते हैं, वो कहते हैं बाकी जितने जिनका नाम दावे में नहीं ना है, उनका उनके नेम और रेज़िडेंस भी आप वो कहते हैं हमें प्रोवाइड करें, जिनके बिहाफ़ पे आप सूट को लीड कर रहे हो, प्रेज़ेंट कर रहे हो। अब इसके पीछे एक लॉजिक क्या है? इसके पीछे ये लॉजिक है कि केस की प्रोसीडिंग लास्ट में जब आएगी, तो उसको ये होता है डिफेंडर को कि अगर हम केस जीत जाते हैं, तो बाद में बाकी कोई पार्टी ऑफ द फ़र्म उठकर ना आ जाए पार्टनर्स कि भई हम तो इस सूट के अंदर पार्टी थे ही नहीं। तो हम पे तो फिर ये जजमेंट बाइंडिंग ही नहीं होती, तो फिर उन्हें लिटिगेशन का क्या फ़ायदा? इसलिए डिफेंडेड अपनी तरफ से पहले ही सारा काम करके रख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भई हमें काइंडली बाकी जो कि सूट के अंदर नहीं भी है ना, जिनको आप लीड कर रहे हो, रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, उन बंदों के भी नेम और रेज़िडेंस आप हमें प्रोवाइड करें। और उसके अलावा यहाँ पर सुलह-सफ़ाई की सिचुएशन भी हो सकती है केस के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि भई जितने पर्सन नहीं शामिल केस में, उनके साथ हम बाहर से नेगोशिएट कर लें और वो विथड्रॉ करने के लिए इन पर प्रेशर डाल दें। तो इसलिए वो उनका एड्रेस और नेम, इनके मतलब डिटेल लेना चाह रहे होते हैं। तो 2-3 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं कि इनका नेम और रेज़िडेंस भी हमें प्रोवाइड करें। सब रूल 2, वेयर द प्लेंटिफ और देयर प्लीडर फेल टू कंप्लाई विद एनी डिमांड मेड अंडर सब रूल 1। अगर जो प्लेंटिफ और उसका वकील जो है, वो जो डिमांड की गई है सब रूल 1 के अंदर, यानी जो दूसरे पार्टनर ऑफ द फर्म है, उनके नेम और रेज़िडेंस प्रोवाइड करने की वो डिमांड पूरी नहीं कर पाते, देन ऑल प्रोसीडिंग इन द सूट में अपॉन एन एप्लीकेशन फॉर दैट पर्पस बी स्टेड अपॉन सच टर्म एज द कोर्ट में डायरेक्ट। अब जो भी सूट की प्रोसीडिंग है ना, वो कोर्ट इसे रोक सकता है दूसरी पार्टी की दरख्वास्त पर, कुछ टर्म्स के ऊपर। वो टर्म्स यही हो सकती हैं कि कोर्ट कहता है कि मैं प्रोसीडिंग रोक रहा हूँ जब तक आप इनका नेम और प्लेस ऑफ रेजिडेंस बाकी पार्टनर ऑफ द फर्म के नहीं प्रोवाइड करते। वेयर इन टर्म्स और कंडीशन पे वो रोक देगा। सब रूल 3, वेयर द नेम ऑफ द पार्टनर डिक्लेयर इन द मैनर रेफर टू इन सब रूल 1। और अगर जो पार्टनर्स के जो नेम है वो बता दिए जाते हैं, मतलब वो डिमांड की गई, उन्होंने बता दी है कि ये हैं हमारे अलावा बाकी पार्टनर ऑफ द फर्म, द सूट शैल प्रोसीड इन द सेम मैनर इन द सेम कंसिक्वेंसेज इन ऑल रिस्पेक्ट शैल फॉलो एज इफ दे हैड बीन नेम्ड एज अ प्लेंटिफ इन द प्लेन। तो वही बात हो गई कि वो कह रहे हैं सूट की प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी, और अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा ना, मतलब जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे अब इस प्रोसीडिंग के अंदर, वो उन बाकी पर्सन के ऊपर भी अप्लाई होंगे, बेशक जो सूट के अंदर ऐसा प्लेंटिफ ऐड नहीं है प्लेंट के अंदर, लेकिन पार्टनर ऑफ द फर्म तो हैं। वो कह रहे हैं कि उन पर भी वो अप्लाई होगा। प्रोवाइडेड दैट ऑल द प्रोसीडिंग शैल नेवरदलेस कंटिन्यू इन द नेम ऑफ फर्म, मतलब इन सारी चीज़ों के बावजूद जो प्रोसीडिंग है केस की, वो चल फर्म के नाम पे ही रही है। रूल 3, रूल 3 बात कर रहा है सर्विस से। सो वो ये कह रहे हैं कि जब आप लोग किसी भी फर्म के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करते हो ना, और उसके पार्टनर जो है उसे डिफेंडर कैपेसिटी में सूट को डिफेंड कर रहे हैं, तो फिर जो सर्विसेज है यानी समन नोटिस वगैरह इस केस के अंदर किसको प्रोवाइड करेगी कोर्ट, तो रूल 3 इससे डील करता है। सो कह रहे हैं वेयर पर्सन आर स्यूड एज पार्टनर इन द नेम ऑफ देयर फर्म, मतलब वो अपनी फर्म के नेम पे सूट को डिफेंड कर रहे हैं, पार्टनर ऑफ द फर्म, समन शेल बी सर्व ईदर। अब इसको समन सर्विसेज के हवाले से इसमें ना दो ऑप्शन है। या तो वो ये कह रहे हैं भेजा जा सकता है अपॉन एनी वन और मोर ऑफ द पार्टनर, मतलब एक पार्टनर को या तो वो समन जारी करवाया जा सकता है या उससे ज़्यादा को, एट द प्रिंसिपल प्लेस एट विच द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन विद इन अ पाकिस्तान अपॉन एनी पर्सन हैविंग एट द टाइम सर्विस द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस देयर। या फिर जहाँ पर उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, उस पार्टनरशिप का मतलब जहाँ पर उसका बिजनेस की प्रिंसिपल प्लेस है, मतलब जहाँ पर वो बिजनेस कर रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म, और वो जगह पाकिस्तान में भी है, वहाँ पर भेजा जाएगा और वहाँ पर भी उस पर्सन को दिया जाएगा जो कि उस पार्टनरशिप बिज़नेस के जो मैनेजमेंट अफेयर है ना, उसको कंट्रोल कर रहा है उस टाइम पीरियड पे, जिस पे जो कोर्ट डायरेक्शन देगी। और ये जो है ना, सच सर्विस शैल बी डीम गुड सर्विस अपॉन द फर्म सो स्यूड, और जो फर्म डिफेंडेड की कैपेसिटी में केस को डिफेंस कर रही है, वगैरह ये जो इस तरह हम लोग सर्विस करा रहे हैं ना, वो इफेक्चुअल गुड सर्विस कंसीडर की जाएगी, वेदर ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर आर विद इन और विदाउट पाकिस्तान। यानी बेशक जो उसके जितने भी पार्टनर ऑफ द फर्म है, बेशक सारे के सारे पाकिस्तान से बाहर हैं, या उनमें से कोई एक है, या सारे के सारे पाकिस्तान में हैं, या कोई एक है, ये इममटीरियल है। अगर वो कह रहे हैं कि ये जो 2 पॉसिबिलिटी है ना, कि इनमें से 2 में से किसी को भी अगर आप सर्व कर दो समन, तो वो एक इफेक्टिव डिलीवरी कंसीडर की जाती है, कि इफेक्टिव सर्विस है, आपने प्रोवाइड कर दिया। पार्टनर ऑफ द फर्म का पाकिस्तान में होना या ना होना इममटीरियल इस केस के अंदर। नेक्स्ट है प्रोविज़ो, यानी इसके अंदर 2 प्रोविज़ो हैं, नहीं, एक ही प्रोवाइज़ो कह रहे प्रोवाइज़ो क्या कहती है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ पार्टनरशिप व्हिच हैज़ बीन डिसॉल्व्ड टू द नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, मतलब दावा दायर करने से पहले पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, प्लेंटिफ को इस चीज़ की नॉलेज भी है।
द समन शैल बी सर्व अपॉन एवरी पर्सन विद इन पाकिस्तान whom it sought to make liable। तो अब इस तरह के मैटर के अंदर समन सर्व किया जाएगा हर उस पर्सन को, हर उस पार्टी को जो कि पाकिस्तान में है और जिसके मतलब प्लेंटिफ को लगता है कि मेरी लाइबिलिटी बनती है, मेरा रिलीफ इससे मैं ले सकता हूँ। ऐसे पर्सन को इस केस के अंदर ये समन जारी किया जाता है। नेक्स्ट है रूल 4, राइट ऑफ सूट ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। मतलब अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर राइट ऑफ सूट किसका होगा। दो सब रूल हैं इसके। सब रूल 1, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 45 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 5 में जो बात की गई है उसको एक साइड पर रखा जाएगा और यहाँ पर जो जनरल रूल डिस्कस किया जा रहा है उसके दरमियान और सेक्शन 45 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो बात हुई है उसके दरमियान अगर कंट्राडिक्शन होगी तो ऑर्डर 30 के रूल 4 को प्रेफरेंस की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट में नॉट विस्टैंडिंग का वर्ड लिखा हुआ था। सो जनरल रूल यहाँ का क्या कहता है, वो कह रहे वेयर 2 और मोर पर्सन मे स्यू और बी स्यूड इन द नेम ऑफ अ फर्म अंडर द फोरगोइंग प्रोविजन। वो कह रहे हैं जब दो या दो पर्सन अपनी फर्म के नाम पे केस को इंस्टीट्यूट उन्होंने किया हुआ था, कोई दावा उन्होंने किया हुआ था या फिर वो डिफेंड कर रहे थे फोरगोइंग प्रोविजन के अंदर, मतलब जो इसी ऑर्डर में ऊपर रूल हमने डिस्कस किए ना, तो कह रहे हैं उस प्रोविजन के तहत वो दावा दायर करके बैठे हुए थे या फिर डिफेंड कर रहे थे। एंड एनी ऑफ सच पर्सन डाई, और हुआ क्या, उनमें से किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई। अब ये डेथ होने के हवाले से पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि वेदर बिफोर द इंस्टीट्यूशन और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी सूट, कि अब बेशक ये डेथ जो है वो दावा दायर करने से पहले हुई या फिर बाद में हुई, पेंडेंसी ऑफ द सूट के दरमियान हुई, यानी सूट पेंडिंग है उस दौरान हुई, ये इमटेरियल है। इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू जॉइन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज एज अ पार्टी ऑफ द सूट। तो अब उस पार्टनर की डेथ के साथ ही वो कह रहे हैं कि बेशक दावा दायर करने से पहले हुई है, ड्यूरिंग अ पेंडेंसी ऑफ अ सूट हुई है, अब आप पर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप जो है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो डिजीज पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको इसकी जगह पे आप पार्टी ऑफ द सूट बनाएं। आप उसे नहीं बना सकते क्योंकि इधर शेल का वर्ड लिखा है। नेक्स्ट सब रूल 2 जो है वो इस रूल का, वो इसी सब रूल 1 की एक्सेप्शन हो, कह रहे हैं इस नथिंग इन द सब रूल 1, यानी सब रूल 1 में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि शेल लिमिट और अदरवाइज इफेक्ट एनी राइट विच द लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिजीज में है, कि जो कि कोई राइट है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टनर का तो उसे वो लिमिटाइज करे। और उसका क्या राइट है, क्यों कह रहे टू अप्लाई टू बी मेड अ पार्टी ऑफ द सूट, मतलब अगर वो खुद से पार्टी ऑफ द सूट बनना चाहे तो रूल 1 नहीं, मतलब आप कोर्ट नहीं उसे बना सकता, ना कोई और कह सकता है। अगर वो खुद बनना चाहे तब उसे पार्टी ऑफ द सूट आप बना सकते हो। उसके डिजीज़ जो उसका जो पार्टनर था ना, उसका जो डिजीज़ पार्टनर का वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर खुद बनना चाहे देन वो बन सकता है, आप नहीं बना सकते। दूसरा है टू इन्फोर्स एनी क्लेम अगेंस्ट द सर्वाइवर और सर्वाइवर। इसी तरह जो जिसका वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी तो डेथ हो गई, तो वो कह रहे हैं कि उसकी डेथ होने के बाद जो बाकी पार्टनर है वो सर्वाइवर हैं, उनके अगेंस्ट इस डिजीज़ पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कोई क्लेम बनता है तो उसकी इन्फोर्समेंट करने के लिए कि अपने आप को पार्टी ऑफ द सूट बनवा सकता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर उन्होंने सूट इंस्टीट्यूट किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ फर्म के हवाले से, ना कि फर्म डिज़ोल्व हो रही है तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें ना जितना भी हमारा अब शेयर था ना जो हमने बिज़नेस किया है वो सारा हमें डिवाइड किया जाए। हो सकता है किसी एक पर्सन की डेथ हो गई पार्टनर की, तो अब उसके डेथ होने के बाद अगर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी ऑफ द सूट कह रहे हैं कि रूल 4 के तहत उसे बनाया नहीं जाएगा, तो इस तरह तो शेयर के जितने भी हिस्से होंगे, पहले 5 पार्टनर थे, 5 हिस्से होने थे, लाख रुपए उसके सारा या 10 लाख जो है वो करने के शेयर थे, पूरे बिज़नेस का पूरा अकाउंट था, 10 लाख के 5 हिस्से होने थे, सबके हिस्से में 2-2 लाख रुपए आने थे। अब एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो अब इस तरह रूल 4 कह रहा है कि भई उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसे पार्टी ऑफ द सूट ना बनाया जाए। लेकिन अगर उसे पार्टी ऑफ द सूट ना बनाया जाएगा तो फिर उसे अपने हिस्से के जो उसका क्लेम है 2 लाख का उसके डिसीज़ पार्टनर के बाद उसे जो मिलने थे उसकी डेथ की वज़ह से उन्हें नहीं मिल सकेंगे, तो वो कहेगा नहीं, वो अब जो सब रूल 2 के तहत जो है ना रूल 4 के, वो अपना ये जो उनका सर्वाइवर पार्टनर के अगेंस्ट राइट है मतलब इस 2 लाख लेने का, तो उसके लिए वो कहेगा कि मुझे भी पार्टी ऑफ द सूट बनाओ, तो वो बन सकता है। नेक्स्ट है रूल 5, नोटिस इन व्हाट कैपेसिटी सर्व। सो कह रहे रूल 5 में बताया गया है कि जब आप लोगों को नोटिस दिया जा रहा होता है, मतलब कोर्ट इंटीमेट करता है जब वो फर्म को नोटिस देता है ना या उसके पार्टनर को, तो वो उन्हें बताता है कि हम आपको किस कैपेसिटी के अंदर ये नोटिस सर्व कर रहे हैं। रूल 5 इससे डील करता है। सो कह रहे हैं वेयर समन इज इशू टू अ फर्म, मतलब जब समन जारी किया जाता है फर्म को एंड इज सर्व्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय रूल 3, और इसी ऑर्डर
ऑर्डर 30 के रूल 3 के मैनर में उसको ये समन सर्व किया जा रहा है। मतलब आया या तो पार्टनर को दिया जा रहा है या फिर जो उस फर्म का जो मैनेजमेंट बंदा है, जो मैनेज कर रहा है उसके फेयर को उसको किया जा रहा है। एवरी पर्सन अपॉन व्हॉम इट इज़ सर्व्ड शैल बी इन्फॉर्म्ड बाय नोटिस इन राइटिंग। जिस भी पर्सन को समन सर्व किया जा रहा है ना, उसे नोटिस में ही रिटन फॉर्म में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, गिवन एट अ टाइम से मतलब जिस टाइम से सर्विस ये नोटिस दिया जा रहा है कि ये इसे किस कैपेसिटी में सर्व किया जा रहा है, वेदर ही सर्व्ड एज़ अ पार्टनर और एज़ अ पर्सन हैविंग द कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिज़नेस और इन बोथ कैरेक्टर। मतलब उसे बता देते हैं समन जारी करते हुए कि हम आपको ऐसा पार्टनर कैपेसिटी में समन जारी कर रहे हैं या फिर इस कैपेसिटी में कर रहे हैं कि जो पर्सन इसके मैनेजमेंट अफेयर ऑफ द पार्टनरशिप बिज़नेस को मैनेज कर रहा है, उस कैपेसिटी में कर रहे हैं या फिर इन दोनों कैपेसिटी में कर रहे हैं। एंड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ सच नोटिस, और अगर जो है वो उस नोटिस के अंदर आप ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं कर पाते, तब एक प्रिजम्पशन फॉलो की जाती है। वो क्या है, द पर्सन सर्व शैल बी डीम्ड टू बी सर्व एज़ अ पार्टनर। मतलब जिस बंदे को ये समन जारी किया गया है, वो समझा जाता है कि भई पार्टनर की कैपेसिटी में से सर्व किया है, ऐसा पार्टनर से सर्व किया है। नेक्स्ट है रूल 6, अपीयरेंस ऑफ पार्टनर्स। फिर नेक्स्ट रूल 6 कहता है कि जो पार्टनर की अपीयरेंस के हवाले से वो कह रहे हैं, वेयर पर्सन आर स्यूड एज पार्टनर इन द नेम ऑफ देयर फर्म। मतलब वो अपनी फर्म के नेम पर केस को डिफेंड कर रहे हैं एज अ पार्टनर। दिस शैल अपेयर इंडिविजुअली इन देयर ओन नेम। तो वो अपने नाम की मतलब वो ज़ाती तौर पर एक प्रोसीडिंग में पेश होंगे, पेशियों पे पेश होंगे, बट ऑल सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग शैल नेवर द लेस कंटिन्यू इन द नेम ऑफ द फर्म। लेकिन जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग होगी ना, मतलब आ तो वो गए हैं लेकिन उसके बाद जितनी भी प्रोसीडिंग है, वो बेशक वो ज़ातें खुद आ रहे हैं, वो चलेंगी, वो कंसीडर की जाएँगी कि फ़र्म के नाम पर ही चल रही हैं। मतलब जो जजमेंट आनी है ना इस केस के अंदर, वो बार-बार कह रहे हैं कि फ़र्म के नाम पे सूट कर रहे हैं, फ़र्म के नाम पे सूट को डिफेंड कर रहे हैं। इस ऑर्डर में बार-बार ये कहा जा रहा है, मतलब जजमेंट जो अगर इनके फ़ेवर में भी आ जाती है, तो वो भी फ़र्म के फ़ेवर में कंसीडर की जाएगी, इनके अगेंस्ट भी आ जाती है, तो वो भी फ़र्म के ऊपर ही आएगी, इनके ऊपर कोई इंडिविजुअल लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन चूँकि ये फ़र्म के अर्सन है, फ़र्म एक इंसान तो नहीं है, चला तो ये रहे हैं, तो लायबिलिटी तो इन्हीं पर्सन पे ही आनी है, लेकिन चल ये केस फ़र्म के नाम पे रहा है, डिफेंड भी ये फ़र्म के नेम पे ही हो रहा है। अगर मिसाल ले लें, अगर किसी फ़र्म का लाइसेंस कैंसल करने के हवाले से कोई बात हो रही है कि ये इल्लीगल काम कर रही है, इसको बंद किया जाए, कोई ऐसा केस चल रहा है, तो अगर कोर्ट का रिज़ल्ट आता है कि भई वाक़ई से बंद कर दी, मिसाल के तौर पर कोई इदारा है जो कि कोई फ़र्म है 2-4 बंदों की जो कि मिलके मेडिसिन बना रहे हैं और उनके ऊपर ये केस चल रहा है कोर्ट के अंदर कि ये जाली दवाइयाँ बना रहे हैं, गैर इंसानी दवाइयाँ हैं, इसको बंद किया जाए। इसमें जो है वो हराम चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इसलिए गैर इस्लामी इनको बंद किया जाए। तो वो इस तरह का केस इनके अगेंस्ट चल रहा है कि इनका लाइसेंस कैंसल किया जाए। तो अब अगर कोर्ट फ़ैसला दे देती है कि हाँ, आप जो भी एलिगेशन इन पर सही साबित हुए हैं, तो फिर वो जो दावा आएगा उसके तहत इसका लाइसेंस कैंसल होगा फ़र्म का, और तो फिर फ़र्म के ऊपर आएगा केस की जजमेंट। और हो सकता है कि जो पर्सन है, जो ये काम कर रहे हैं, वो तो फ़र्म के बंदे ही हैं ना, तो वो उनके ऊपर भी लायबिलिटी डाल सकती है कि फ़लाँ को इतने साल जेल हो जाएगी या जुर्माना होगा। तो ये इस तरह के केस में सज़ाएँ इसमें आ सकती हैं। नेक्स्ट है रूल 7, नो अपीयरेंस एक्सेप्ट बाय पार्टनर्स। Whereas someone is served in a manner provided by Rule 3, अगर समन जो है वो सर्व किया जाता है रूल 3 के तरीक़ाकार के तहत, मतलब इसी किसी उसके मैनेजमेंट पर वाले पर्सन को दे दिया जाता है जो उसके मैनेज कर रहा है फेयर को फर्म के, या फिर उसके पार्टनर को दे दिया जाता है। अपॉन अ पर्सन हैविंग द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस, नो अपीयरेंस बाय हिम शैल बी नेसेसरी अनलेस इज अ पार्टनर फर्म से। वो कह रहे हैं कि बेशक किसी ऐसे पर्सन को दिया जा रहा है जो कि उसके बस बिना फर्म के पार्टनरशिप बिजनेस के मैनेजमेंट अफेयर्स को मैनेज कर रहा था, उसको टेक केयर, उसको कंट्रोल कर रहा था। तो अपीयरेंस जो है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग में सिर्फ वही पर्सन कर सकता है जो कि पार्टनर ऑफ द फर्म होगा, कोई ऐसा पर्सन नहीं कर सकता। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि समन तो दोनों पर्सन को दिया जा सकता था। वो पर्सन को भी दिया जा सकता था जो कि पार्टनर ऑफ द फर्म है, और किसी ऐसे पर्सन को भी दिया जा सकता था जो कि उसके फर्म के अफेयर्स को मैनेज कर रहा था, उनको कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब आती है कोर्ट में अपेयर होने की बात, तो वो सिर्फ पार्टनर ही अपेयर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो कि इसके पार्टनरशिप बिज़नेस के अफेयर कर रहा था, सॉरी मैनर्स को कंट्रोल कर रहा था, मैनेजमेंट कर रहा था उनके मैटर्स को, वो पर्सन नहीं आ सकता। अपीयरेंस होने के लिए कोर्ट में फ़र्म के नाम पे आपकी कैपेसिटी एज़ अ पार्टनर होनी चाहिए। ये जो है वो एक तरह की कंडीशन प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट आ जाता है रूल 8, अपीयरेंस अंडर प्रोटेस्ट। सो रूल 8 क्या कहता है? रूल 8 जो है वो ज़रा इंटरेस्टिंग सा रूल है, वो कहते हैं अपीयरेंस अंडर प्रोटेस्ट। इसमें बेसिकली ना ये सिनेरियो डिस्कस किया हुआ है कि जब आप एक पार्टनर ऑफ द फर्म को समन जारी करते हैं और वो आके कोर्ट में कह देता है कि मैं तो पार्टनर ऑफ फर्म था ही नहीं, आपने मुझे क्यों समन जारी किया? तो वो कह रहे हैं वो इस पे प्रोटेस्ट कर रहा है। तो उस सिनेरियो के अंदर बेसिकली प्लेंटिफ जिसने इस फर्म के अगेंस्ट दावा दायर किया है, उसके राइट पर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? वो जो है
उसके केस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, वो बात जो है वो इस रूल के अंदर बताई हुई है। कह रहे हैं कि एनी पर्सन सर्व विद समवन एज़ अ पार्टनर अंडर रूल 3 में अपीयर अंडर प्रोटेस्ट। वो कह रहे हैं अगर किसी पर्सन को रूल 3 ऑफ दिस ऑर्डर समन जारी किया गया उसकी पार्टनर कैपेसिटी में और वो अपीयर एंड अंडर प्रोटेस्ट मतलब वो पेश तो हो जाता है कोर्ट में, लेकिन वो प्रोटेस्ट करता है कि भाई मैं पार्टनर डिनाइंग दैट इज़ अ पार्टनर, वो प्रोटेस्ट करता है कि भाई मैं तो पार्टनर ऑफ द फर्म नहीं हूँ। बट सच अपेयरेंस, मगर इसका ये जो डिनायर उसकी इस तरह की अपेयरेंस नहीं प्रिक्लूड करती, शैल नॉट प्रिक्लूड नहीं रोकती प्लेंटिफ को, मतलब जिस पर्सन ने इस फर्म के अगेंस्ट दावा दायर किया है उसे, फ्रॉम अदरवाइज सर्विंग अ समन ऑन द फर्म एंड obtaining a decree against the firm in the default of appearance where no partner is appear। मतलब कह रहे हैं कि इस तरह इस बंदे का जो इस के पार्टनर का प्रोटेस्ट और पेयर होना प्लेंटिफ को नहीं रोकता इस चीज़ से कि वो जो है उस फर्म के अगेंस्ट समन जारी करने से भी नहीं उसे रोक सकता और इस तरह की फर्म के अगेंस्ट उसे डिक्री ऑब्टेन करने से भी नहीं रोक सकता अगर तो कोई और पार्टनर जो है वो इस फर्म का अपीयर ही नहीं होता। वो तो इनका डिफ़ॉल्ट है ना कि अगर एक आके कह रहा है मैं मान नहीं रहा कि मैं हूँ नहीं, दूसरे कोई अपीयर हो नहीं रहे, तो वो उसका प्लेंटिफ का तो डिफ़ॉल्ट नहीं होते, उसे तो ना डिक्री लेने से रोका जा सकता है इस केस में, ना समन भेजने से रोका जा सकता है। वो तो इंटीमेट भी करेगा और कोर्ट से जजमेंट भी लेकर जाएगा। ये तो इनका डिफ़ॉल्ट है कि ये आ नहीं रहे और मान नहीं रहे। अब नेक्स्ट है रूल 9 सूट बिटवीन को-पार्टनर्स। नेक्स्ट है रूल 9 जो कि डील करता है सूट बिटवीन को-पार्टनर्स, यानी अभी तक हमने इस ऑर्डर में डिस्कस किया कि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर ऑफ द फर्म जो है फर्म के नाम पे दावा दायर कर रहे हैं या फिर वो डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्हीं पार्टनर्स के दरमियान डिस्प्यूट हो या फिर दो फर्म के दरमियान डिस्प्यूट हो या फर्म या उसके पार्टनर के दरमियान डिस्प्यूट हो। तो तब क्या किया जाएगा? तब भी नॉर्मली इसी ऑर्डर की प्रोविज़न इस तरह के मैटर के ऊपर भी अप्लाई होती हैं और रूल 9 इससे डील करता है। सो रूल 9 कहता है this order shall apply to a suit between a firm and one or more of the partner therein and to the suit between the firm having one or more partner in the common। सो सिंपली ये कह रहे हैं कि अगर दावा हो, सूट हो एक फर्म के दरमियान या उसके एक या एक से ज़्यादा पार्टनर के दरमियान, फर्स्टली। सेकंडली ये कि अगर सूट हो दो फर्म के दरमियान जिसके जो पार्टनर्स हैं ना उन फर्म के वो आपस में सेम ही है, कॉमन है, उनके दरमियान डिस्प्यूट है, तो वो कह रहे हैं इसी ऑर्डर की प्रोविजन उन डिस्प्यूट पर भी अप्लाई होगी। बट नो एग्जीक्यूशन शैल बी इशूड इन सच सूट एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ अ कोर्ट। लेकिन वो कह रहे हैं इस तरह के मैटर के अंदर जज डिग्री तो आ जाएगी लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। सॉरी, डिक्री की तो बात ही नहीं, वो कह रहे हैं कि नो एग्जीक्यूशन शैल बी, वो कह रहे हैं दावा तो दायर हो जाएगा लेकिन उस दावे के ऊपर आगे फर्दर एक्शन नहीं होगा, एक्सिक्यूशन नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक कोर्ट इजाज़त ना दे दे। एंड ऑन एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू इशू सच एक्सिक्यूशन, या फिर जो है वो इस एक्सिक्यूशन को करवाने के लिए आप दरख्वास्त ना दो, इजाज़त ना दो, इजाज़त ना मिल जाए आपको, दरख्वास्त ना आप लोग जमा करवा दो। और वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने इजाज़त किस तरह देनी है, एंड ऑल सच अकाउंट इंक्वायरीज में भी डायरेक्टेड टू बी टेकन एंड मेड इन डायरेक्शन गिवन एज में जस्ट। मतलब कोर्ट जो है ना उस फर्म के अकाउंट्स की और इंक्वायरी करवाने के लिए कहेगा और भी दूसरे एक्शन लेने को कहेगा जो उसे बेहतर लगेंगे। इन सारे पैरामीटर्स को देख के फिर वो इजाज़त देता है कि ठीक है भाई इस सूट के अंदर फर्दर एग्जीक्यूशन मतलब प्रोसीडिंग चला ली जाए। नेक्स्ट है रूल 10। रूल 10 सूट अगेंस्ट पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन नेम अदर देन हिज ओन। मतलब अगर एक पर्सन अपने नेम पर नहीं किसी और नेम पे कोई बिजनेस कर रहा है तो उस पर्सन के अगेंस्ट भी सूट किया जा सकता है। रूल 10 से डील कर रहा है। वो कह रहे हैं एनी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन अ नेम और अ स्टाइल अदर देन हिज ओन नेम मे बी सूट। सो रूल 10 कहता है कि एनी पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन अ नेम और स्टाइल अदर देन हिज ओन नेम मे बी sued इन सच नेम और स्टाइल एज इफ इट वर अ फर्म नेम। सो वो कह रहे हैं अगर कोई पर्सन कोई बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेस जिस नेम और स्टाइल पर कर रहा है वो बिजनेस का जो नाम है ना वो बेसिकली उसका नेम नहीं है, वो किसी और नाम पे कर रहा है, तो उस पर्सन को उसी नेम और स्टाइल की बेस पे जैसे कि उसकी फर्म का नाम कंसीडर या फिर जो भी केस की कंडीशन रिक्वायर करती है उस बेस पर उस नेम पर उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है और जो भी रूल हैं इस ऑर्डर के वो इस मैटर के ऊपर अप्लाई होंगे। अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जैसे कि हमारे पास लॉट ऑफ प्रोडक्ट हैं सोसाइटी के अंदर, हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जैसे फ्रोज़न फूड प्रोडक्ट हो गए, डिटर्जेंट प्रोडक्ट हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए। अब इसमें से जैसे कि केएनएस है वो क्या किसी पर्सन का नाम है, इसी तरह एरियल सर्फ एक्सेल क्या वो किसी पर्सन का नाम है, इसी तरह ये जो एवरीवन परफ्यूम है वो किसी पर्सन का नाम है। ये सारे जो हैं वो बिजनेसेस हैं, चला तो कोई पर्सन ही कर तो कोई बिजनेस ये पर्सन ही कर रहा है तो प्रोडक्ट किसी इंसान के ही।
लेकिन ये जो नाम इनके लिए प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल हुए वो इनके अपने नेम तो नहीं है। तो हो सकता है कि इन बिज़नेस से कोई आम अवाम को कोई नुकसान वग़ैरह हो जाए, तो क्या वो कोई पर्सनैलिटी नहीं है, इसका नाम नहीं, तो वो क्या सूट नहीं करेंगे? वो कह रहे हैं इसके अगेंस्ट वो सूट कर सकते हैं और इसी नाम पे जो ये काम कर रहे हैं ना उसके ऊपर ये इनके अगेंस्ट सूट्स इंस्टीट्यूट करेंगे। उसने अगर केएनएस के जो ऊपर आ जाता है कि ये गैर अखलाकी कहने का मतलब गैर मेयारी इसमें मवाद इस्तेमाल हो रहा है, कोई ऐसा डिस्प्यूट है तो उसके अगेंस्ट सूट किया जाएगा, तो वो केएनएस का नाम होगा सूट में उसके अगेंस्ट, जो उसके ओनर का नाम है ना, उसके बजाय इसका सूट में नाम आप इसके अगेंस्ट करोगे। प्रोसीडिंग जो ज़ाहिर-सी बात है वही लीड करेगा। तो इसको हम लोग एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक सिनेरियो फ़र्ज़ करते हैं कि मिसाल के तौर पर मिस्टर ज़ेड का बिज़नेस है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का। उस का नाम है बेलाडोना। और उनका जो कॉस्मेटिक का जो बिज़नेस है उसका नाम बेलाडोना है, मिस्टर ज़ेड का बिज़नेस है, मतलब वो अपने नाम से नहीं कर रहे। होता क्या है कि वो जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं जब वो मार्केट में जाते हैं तो उससे आम आवाम को जो है वो उनके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होते, मतलब कोई स्किन का इशू बन जाता है किसी को, मतलब उनको किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को रैशेस हो जाते हैं, यानी उसमें सही से सही प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ठीक नहीं है। तो अब इसमें वो पर्सन क्या करेंगे, वो मिस्टर जेड के अगेंस्ट सूट तो इंस्टीट्यूट करेंगे, लेकिन वो जो उनका नाम है ना बिजनेस का, बेलाडोना, वो इसके अगेंस्ट बेसिकली सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, मतलब उनके अगेंस्ट दावा तो दायर होगा, लेकिन सूट में जो पार्टी जिसका नाम होगा, जिसके अगेंस्ट वो होगा, फर्म का नाम बेलाडोना है तो वो बेलाडोना के नाम पर होगा। लीड केस को यही करेगा कि बिज़नेस जो कि इसी का है, लेकिन हम लोगों ने नाम किसका यूज़ करना है केस के अंदर, वो होगा बेलाडोना। अब जो केस का डिसीजन आएगा वो भी किस पर अप्लाई होगा, उसी के ऊपर। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली रूल 10 किस चीज़ के मतलब बात करना चाह रहा है, और आप इसको खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी पर्सन का कोई भी काम है, कोई भी उसका बिज़नेस है। अब मेरा नाम ज़ैनब है तो मैं अपने नाम से तो नहीं बिज़नेस कर रही, वैसे बाज़ लोग कर भी लेते हैं, हम लोग देखते हैं फलाना क्लॉथ हाउस, ये वाला क्लॉथ हाउस, ये बस इतने इस तरह के लोकल लेवल पे होंगे, लेकिन जो बड़े-बड़े ब्रांड, बड़े-बड़े बिज़नेस होते हैं ना, उनके नाम इस तरह के नहीं होते। उन्होंने अपने जो है उन्होंने एक बिज़नेस का बेसिकली एक ट्रेडमार्क बनाना होता है, तो वो बड़े कोई यूनिक नाम लेकर आते हैं। तो वो इसलिए अगर कोई पर्सन अपने नाम पे नहीं किसी और नेम से भी बिज़नेस कर रहा है, तो उसके उस बिज़नेस के नेम के ऊपर दावा उसी के अगेंस्ट किया जाएगा, लेकिन नाम जो है वो सूट के अंदर उस ब्रांड का, उस फर्म का यूज़ किया जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा रूल 10 किस चीज़ के मतलब बात कर रहा है। ये था हमारा ऑर्डर 30। इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।